Today we will understand order of growth of functions. So whenever we write an algorithm, we try to find out the run time of algorithm in terms of input size. Run time of algorithm in terms of input size, so that we can check whether our algorithm is efficient or not. So this is a characteristic of an algorithm. So generally the run time of algorithm is in the form of a polynomial like this: Tn is equal to C1n square plus C2n plus C3. Here C1, C2, C3 are constant values and n is the input size. So we have got here the polynomial of n. So this function will give the exact running time of the function, but for large input size we don't want to find out the exact running time. Rather we want to check the rate of growth of functions, so that with this rate of growth we can easily identify which algorithm amongst several algorithm is better. तो इस रेट ऑफ ग्रोथ को हम कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास कई सारे नोटेशंस होते हैं इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे कि हम इसको थीटा एन स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या बिग ओ एन स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह से हमारे पास और भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, जैसे कि ओमेगा रिप्रेजेंटेशन, या फिर हमारा स्मॉल ओ नोटेशन या स्मॉल ओमेगा नोटेशन. तो ये सारे नोटेशन हमें एल्गोरिथम का रेट ऑफ ग्रोथ बताते हैं कि एल्गोरिथम इनपुट साइज के साथ साथ कितना टाइम लेगी. जैसे जैसे हम इनपुट साइज इंक्रीज करते जाएंगे तो एल्गोरिथम का टाइम कैसे वेरी करेगा. तो ये हमें एक फंक्शन से मिलता है लाइक दिस, इस तरह से. तो जैसे मान लिया यहाँ इनपुट साइज हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया. तो जैसे जैसे इनपुट साइज हम इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसका रनिंग टाइम क्या होगा. तो ये हमें इस ऑर्डर से पता चलता है, और हमें इन नोटेशंस से इस एल्गोरिथम का लिमिटिंग बिहेवियर पता चलता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम रनिंग टाइम एल्गोरिथम का क्या होगा. किसी इनपुट साइज के लिए मैक्सिमम एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी या मिनिमम कितना टाइम लेगी. तो आज की क्लास में हम इन्हीं नोटेशंस को समझेंगे. बट इन एल्गोरिथम को समझने इन नोटेशंस को समझने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. Now let us understand in brief the time complexity, then we will understand asymptote. So time complexity, this is always function of input size. ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हमेशा इनपुट साइज का एक फंक्शन होता है. जैसे कि ये टी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये एन का एक फंक्शन होगा. एंड लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी as input size always increases.
and this is called asymptotic time complexity. तो ये जो इनपुट के साथ साथ हमारा जो टाइम है इनपुट इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ता है, और इसी को हम एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो हमें जो है एसिम्प्टोटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हर एक एल्गोरिथम की फाइंड आउट करनी होगी। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसिम्प्टोट क्या होता है, उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना या डिनोट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज asymptote. This provides behavior of function in respect of other function, other functions for varying input size. जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये एक ग्राफ था, ये हमारा मान लिया फंक्शन है fn, तो ये हमारे जो है ये एसिम्प्टोट हैं। दिस इज एसिम्प्टोट 1 एंड दिस इज एसिम्प्टोट 2। तो ये जो एसिम्प्टोट है ये बताता है कि फंक्शन का लिमिटिंग बिहेवियर कितना है, यानी कि फंक्शन मैक्सिमम कौन सी वैल्यू अटेन कर सकता है किसी n के लिए और मिनिमम कौन सी वैल्यू अटेन कर सकता है। यानी इस फंक्शन की अगर हम n की वैल्यू पुट करने के बाद c1 c2 c3 की वैल्यू पुट करने के बाद अगर हम किसी भी इनपुट साइज के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हमें ये देखना है कि tn की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है। तो ये जो ग्राफ है ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के लिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो फंक्शन का ग्राफ हो गया और एक हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होगा उसका हम ग्राफ निकालेंगे। जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है, जो ये नोटेशंस हैं, ये हमारा ये बताएगा कि फंक्शन fn का लिमिटिंग बिहेवियर क्या है। वी आल्सो से दैट asymptote is a line or curve। ये जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर ये लाइन या कर्व जो ड्रॉ किया है यही एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट इज लाइन और कर्व दैट ए ग्राफ अप्रोचेज but does not intersect तो ये जो हमारे ये जो ऊपर के जो एसिम्प्टोट हैं ये फंक्शन को n की इनफाइनाइट वैल्यू पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट ये अप्रोच करेंगे। ऐसा लगेगा कि ये जो है हमारे फंक्शन को इनफाइनाइट पे मीट कर रहे हैं, पर कभी भी ये हमारे फंक्शन fn को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इन्हें ही हम एसिम्प्टोट बोलेंगे और यही हमारे फंक्शन का या एल्गोरिथम का लिमिटिंग बिहेवियर बताते हैं कि एल्गोरिथम मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है किसी भी n की वैल्यू के लिए। तो जैसे हम एक ग्राफ की हेल्प से इसे समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक कर्व है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो ये जो कर्व है ये कभी भी x या y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट इट सीम्स दैट
it will meet this x or y line at infinity. This curve is approaching to 0. Curve is approaching to 0 but never meets. Meets or intersects to x or y axis for large value of n. For large value of n. जैसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम और एसिम्प्टोट को क्लियरली समझ लेते हैं कि एसिम्प्टोट क्या होता है। तो जैसे मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ ये आया, ये दिस इज ग्राफ फॉर x प्लस 1। एंड इसका अगर हमें एसिम्प्टोट निकालना है तो एसिम्प्टोट हमारा इसका x एक एसिम्प्टोट हो सकता है, या x माइनस 1 या x प्लस 2 भी इसका एसिम्प्टोट हो सकता है। तो x दिस इज y हियर, हम इसे यहाँ लिख भी देते हैं ताकि ये क्लियर रहे। x इज एसिम्प्टोट ऑफ x प्लस 1। नाउ हमें एल्गोरिथम का लिमिटिंग बिहेवियर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बाउंड्स। तो बाउंड्स जो है, बाउंड समझेंगे, फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड समझेंगे, जो कि हेल्प करेंगे हमारे एल्गोरिथम के लिमिटिंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो व्हाट इज बाउंड्स? तो बाउंड में सबसे पहले हमारे पास लोअर बाउंड है। So for this given non-empty set A, and we also have another set B which is subset of A, and relation between B and A is with relation of less than equal to. तो एनी एलिमेंट A which belongs to A, यानी A सेट का कोई भी एलिमेंट A is lower bound of set B if and only if A is related to X for all X belonging to B। इसका मीनिंग क्या है? एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक सेट A है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और दूसरा एक सेट B है जो कि A का सबसेट है और इसके एलिमेंट हैं 2 एंड 3। तो लोअर बाउंड जो होगी, लोअर बाउंड ऑफ B इज इक्वल टू 1, 2, क्योंकि जो 1 2 हैं, क्योंकि 1 एंड 2 बिलोंग्स टू A एंड हर एक वैल्यू के लिए 1, यानी इसका कोई एलिमेंट हमें देखना है। जैसे 1 को लिया, 1 जो है A का एक एलिमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बोला था कि लोअर बाउंड जो होगा वो A का कोई भी एलिमेंट होगा जो इस रिलेशन से रिलेटेड है। तो A का एलिमेंट पहले हमने 1 लिया, 1 को देखा क्या है, 2 से लेस देन है, यस,
तो ये रिलेशन हमारा जो है फॉलो हो रहा है, और यही जो ए है 1 हमारा जो है 3 से भी रिलेटेड है, यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो x क्या है, x b की वैल्यूज हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b। तो हमें इसका एक एलिमेंट 1 मिल गया। इसी तरह से हम अगले एलिमेंट 2 को चेक करते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस। इसका मतलब 2 भी इसका लोअर बाउंड है। बट 3 के केस में अगर देखें तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नो। तो इसका मतलब 3 कैन नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। तो इस बी के जो लोअर बाउंड हैं वो हमारे 1 एंड 2 हैं। नाउ सी अपर बाउंड। जैसे हमारा लोअर बाउंड है उसी तरह से हमारा अपर बाउंड है। तो यहाँ भी हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। गिवन जो है वो हमारे पास सेट ए गिवन है एंड अनदर सेट बी विच इज सबसेट ऑफ ए। तो हमारे पास 2 सेट हैं और कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट बी का अपर बाउंड होगा प्रोवाइडेड दैट कि ए बिलोंगिंग टू ए का कोई एलिमेंट ए बी का अपर बाउंड होगा अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी b के a जो एलिमेंट है a का वो b के हर एक एलिमेंट से बड़ा है। दैट इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू b। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेट एग्जाम्पल सेट a जो है वो हमारा अगेन 1 2 3 4 5 6 है। इसी तरह से हम एक बी सेट मान लेते हैं। तो बी को भी दोबारा से हम 2 एंड 3 ही मान लेते हैं। तो इसका हमें अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। तो यू बी अपर बाउंड ऑफ सेट बी। तो हमें ए का एलिमेंट लेना है। जैसे हमने ए का एलिमेंट 1 ले लिया, अब हमें देखना है कि ये 1 जो है बी के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नहीं। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नहीं। इसका मतलब 1 नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 3 होगा। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब 3 इज अपर बाउंड, 4 विल आल्सो बी, 5 एंड 6। तो ये हमारे 3 4 5 6 इस बी सेट के अपर बाउंड्स हो गए। इसके साथ ही हम एक चीज़ और यहाँ पे समझेंगे कि ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड हैं ये हमारे टाइट हैं या लूज बाउंड हैं। तो जो है लोअर बाउंड को हम एल बी लिख रहे हैं। एल बी और यू बी अपर बाउंड इज सेड टू बी टाइट इफ जो इनइक्वलिटी है इज लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे इक्वल टू भी अगर है तो ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है इनको हम बोलेंगे टाइट लोअर बाउंड या टाइट अपर बाउंड ऑफ बी। तो इसको हम नोट में डाल देते हैं। तो ये जो हमारे यू बी या एल बी जो हमने कैलकुलेट किया था ये इस केस में तो हमारे टाइट अपर बाउंड है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं। तो जो टाइट अपर बाउंड को हम जो ग्राफिकली डिनोट करेंगे वो इस तरह से डिनोट करेंगे। ये कर्व जो है वो हमेशा हम इसलिए ऊपर नीचे से बनाते हैं कि n की एक वैल्यू के बाद ये n है, n है। तो एक n एक इनपुट साइज है, जैसे 1 2 3 4 या कोई भी इनपुट साइज हो गया। तो n की स्टार्टिंग वैल्यूज के लिए तो कर्व की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, यानी एक फंक्शन हो सकता है बेटर परफॉर्म कर रहा हो, दूसरा पुअर परफॉर्म कर रहा हो।
लेकिन आफ्टर सम वैल्यू ऑफ n इसका बिहेवियर ये है, जैसा कि हमने इंसर्शन सॉर्ट के केस में देखा था। तो यहाँ पे ये जो बाउंड है ये टाइट बाउंड है, टाइट बाउंड। इसी तरह से लूज बाउंड क्या होती है, LB और UB अपर बाउंड इज लूज इफ inequality is strictly लेस देन। तो जो लेस देन इक्वल टू था वो अगर केवल लेस देन है तो हम बोलेंगे कि जो बाउंड है वो लूज है। और ग्राफिकली इसको जो हम डिनोट करेंगे वो इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी यहाँ पे जो ये कर्व हैं वो इनफाइनाइट पे n की लार्ज वैल्यू के लिए ये इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस पहली बात तो लार्ज होगी, और साथ साथ जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, और इस बाउंड को हम लूज बाउंड बोलेंगे। अब इसके बाद हम समझेंगे बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। बाउंडेड एबव, सो बाउंडेड एबव क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि A एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, and here also B is another set which is subset of A. तो bounded from above on B, इसको बोलेंगे क्या, bounded from above on B। जैसे हमने B का लोअर बाउंड और अपर बाउंड फाइंड आउट किया था, तो अब हम ये देखेंगे कि बाउंडेड एबव क्या है इसका। इसी तरह से हम बाउंडेड बिलो क्या है। तो दिस विल ऑलवेज बी सुप्रीमम। सुप्रीमम जो है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लैटिस का एक टर्म है सुप्रीमम, या इसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। तो इसको अभी हम समझ लेते हैं, लेकिन जिसको लैटिसेस का आइडिया है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर हम लैटिसेस पढ़ते हैं, तो जिसको लैटिसेस का आइडिया है उसे सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन पता होगी, बट अभी हम यहाँ भी समझ लेंगे। तो सुप्रीमम ऑफ बी इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड ऑफ बी। तो अभी तक तो हमने अपर बाउंड निकाली थी, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड क्या है कि उन सारी अपर बाउंड में से जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी लीस्ट अपर बाउंड। और सुप्रीमम इसलिए कि वो ऊपर से बाइंड कर रही होगी, सारी बी की सारी वैल्यूज को ऊपर से बाइंड कर रही होगी, यानी वो वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो बी की सारी वैल्यू से ग्रेटर है या इक्वल है। तो इसको हम LUB लीस्ट अपर बाउंड भी बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी। तो इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, LUB ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू ऑल अपर बाउंड्स ऑफ बी। जो अभी हमने कहा था उसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया, दिस इज बी। LUB ऑफ बी जो है बी की सारी वैल्यू से
बड़ा होगा। तो एग्जाम्पल से फिर से हम समझ लेते हैं, वही एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार फिर से उसे लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सेट A था, और B सेट जो है वो हमारा था 2 और 3, और जो B है वो हमारा A का सबसेट भी है। तो इसकी अपर बाउंड हमने जो निकाली थी वो अपर बाउंड हमारी थी 3 4 5 और 6। अपर बाउंड वो वैल्यूज जो इसकी सारी वैल्यू से बड़ी हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिलेशनशिप था। तो इसकी जो LUB थी, LUB है लीस्ट अपर बाउंड, या इसे हम सुप्रीमम जो बोल रहे हैं, LUB ऑफ B इज 3। यानी ये इन सारी वैल्यूज में UB की सारी वैल्यूज में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी लीस्ट अपर बाउंड होगी, एंड दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज बाउंडेड एबव ऑन B। सो दिस विल आल्सो कॉल्ड एज बाउंडेड एबव ऑन B। तो ये B की सारी वैल्यूज को एबव से बाइंड कर रही है, इसलिए हम इसको सुप्रीमम भी बोल रहे हैं। अब इसके बाद हम बाउंडेड बिलो क्या होता है ये समझ लेंगे। हालांकि अब तक ये समझ में आ गया होगा बाउंडेड बिलो भी। तो बाउंडेड बिलो के लिए हम लिखते हैं बाउंडेड बिलो ऑन B। यहाँ भी A सेट है और B इज सबसेट ऑफ A। तो बाउंडेड बिलो ऑन B इज आल्सो कॉल्ड इन्फीमम, इसको हम GLB बोलेंगे, ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB ऑफ B। तो GLB का मतलब तो समझ में क्लियर है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी जो हमारी लोअर बाउंड है उनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। A हमारा वही सेट है 1 2 3 4 5 और 6, और B जो सेट है हमारा 2 और 3 है। नाउ GLB जो होगा इसकी जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड इसकी है हमारी 1 और 2, और इसकी जो GLB होगी GLB ऑफ B विल बी 2, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू। इस सभी में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो इसकी बाउंडेड एबव वैल्यू होगी, और इसे हम GLB भी बोल रहे हैं। अब हमने जो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो समझा वो हमने वैल्यूज के एक सेट पे हमने समझा, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन होगा दैट विल ऑलवेज बी अ फंक्शन ऑफ n। जो कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी फंक्शन ऑफ n का फंक्शन होगा। तो अब हमें बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव को फंक्शन के रेस्पेक्ट में समझना है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड बाउंडेड बिलो and bounded above with respect to फंक्शन। अब इसे हमें फंक्शन के रेस्पेक्ट में समझना है। तो मान लिया कोई फंक्शन है जो कि सेट x पे डिफाइन है, और हम ये कह रहे हैं कि
एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। जो फंक्शन है वो हमारा एक्स पे डिफाइन है और एफ एक्स जो है वो हमेशा जो है ए से लेस देन, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो ए से हमेशा लेस है। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स की किसी वैल्यू के लिए, यानी ये जो एक्स सेट है, इस एक्स सेट की किसी वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ए से कम है अगर, तो हम ये कहेंगे कि एफ एक्स इज बाउंडेड एबव बाई ए। तो हम बोलेंगे इसको लिख भी सकते हैं, इफ ईच वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज less than equal to a, then we say that fx is bounded above by a. Similarly bounded below क्या होगा कि fx की वैल्यू fx will always be ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो एफ एक्स की हर एक वैल्यू ए से बड़ी है तो हम ये बोलेंगे कि ए इज बाइंडिंग टू एफ एक्स फ्रॉम बिलो। ये जो है ए की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा अगर ए से बड़ी आ रही है तो हम ये बोलेंगे कि ए इज बाइंडिंग एफ एक्स फ्रॉम बिलो। तो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये है। मान लिया फंक्शन को हम इस ग्राफ से दिखा रहे हैं और ए यहाँ पे हमने प्लॉट किया है, तो दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज ए। तो ये हो गया बाउंडेड एबव। और सिमिलरली अगर हम फंक्शन को इस तरह से दिखा रहे हैं और a इज प्लॉटेड हियर, दिस इज a, दिस इज f ऑफ x, तो इसको हम बोलेंगे बाउंडेड बिलो। सो बाउंडेड एबव ये बताता है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है ए से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। बाउंडेड एबव टेल्स दैट एफ एक्स विल नेवर एक्सीड ए। This means we also know that largest value of fx for any value of x। अब इसके बाद हम पढ़ सकते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस डिफरेंट, जैसे हमारे पास थीटा नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन है, ओमेगा नोटेशन है, स्मॉल ओ नोटेशन है और हमारे पास एक स्मॉल ओमेगा नोटेशन है। तो ये सारे नोटेशंस जो है, जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन आएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि टी एन जो है दैट विल बी फंक्शन ऑफ एन, लाइक दिस c1 n क्यूब प्लस c2 n स्क्वायर प्लस लाइक दिस। तो इस तरह से ये एक पॉलिनॉमियल होगा। तो ये हमारा एक फंक्शन है, तो हमें इस फंक्शन की ग्रोथ रेट इन डिफरेंट नोटेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। और अगले लेक्चर में हम अगले वीडियो में हम इन डिफरेंट नोटेशंस को समझेंगे।